10वीं कक्षा की विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं बबीता पीजीटी फिजिक्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुहासड़ा से। आज की ऑनलाइन क्लास में हम अमल, अक्षार, लवण भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। आज की ऑनलाइन क्लास में हम सीखेंगे अमल तथा अक्षारक का जल में विलयन, विलयन में अमल और अक्षारक द्वारा विद्युत का संचालन, अमल एवं अक्षार के विलयन कितने प्रबल होते हैं, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो आइए शुरू करते हैं। अमल तथा अक्षारक द्वारा जल में विलयन। अमल में हाइड्रोजन आयन होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अमल हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन का प्रदर्शन करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अमल में जो हाइड्रोजन आयन होते हैं उन्हें हम धनायन कहते हैं, क्योंकि उन पर प्लस निशान होता है, और क्लोरीन आयन को हम ऋणात्मक आयन भी कहते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है और इन पर माइनस चार्ज होता है। इसी प्रकार से हमारे पास कुछ अमल हैं जिनके पास H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव सल्फ्यूरिक अमल, H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव नाइट्रिक अमल, H पॉजिटिव CH3COO नेगेटिव एसिटिक अमल। इनके पास H पॉजिटिव होते हैं, परंतु ये अपना धनायन तभी देते हैं जब ये जल में मिलते हैं, और ये जल में वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। हाइड्रोनियम आयन बनने का यह प्रोसेस वाई डायरेक्शनल होता है, यानी H पॉजिटिव वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं और हाइड्रोनियम आयन टूटकर H पॉजिटिव और वाटर मॉलिक्यूल देते हैं। देखते हैं जब अक्षारक को जल में मिलाते हैं तो क्या होता है। जब पानी में अक्षारक का घुलन करते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, परंतु सबसे पहले अक्षारक के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास Na पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। जब ये जल में घुलते हैं तभी ये OH नेगेटिव आयन देते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास दो एग्जाम्पल हो रहा है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब जल में घुलता है तो पोटेशियम आयन और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब जल में घुलता है तो मैग्नीशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। इसी प्रकार से जब हम अमल तथा अक्षारक के विलयन में से विद्युत धारा का प्रवाह करवाते हैं तो क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए, हमने इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह करवाया तो हमारे पास LED बल्ब जल गया। जब हमने पानी में सिट्रिक अमल के कुछ क्रिस्टल डाले, घोल बनाया, हमने बैटरी की सहायता से विद्युत धारा गुजारी और LED बल्ब को जलाने की कोशिश की, जो कि हमारा जल गया। इससे हमारे पास क्या निष्कर्ष निकल के आता है कि अमल और अक्षारक विद्युत का संचालन क्यों करते हैं। इसका जवाब हमें सोचना चाहिए। तो इसका जवाब है कि अमल जल में हाइड्रोनियम आयन देते हैं और अक्षारक OH नेगेटिव आयन देते हैं, इसीलिए ये विद्युत का संचालन करते हैं। इस आधार पर हम एक सवाल हल करेंगे। अमल एक ऐसा पदार्थ है जो एक प्रोटॉन दान करता है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकृत करता है, जल में H पॉजिटिव देता है, या सभी। तो देखिए, अमल प्रोटॉन दान नहीं करता, इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकृत नहीं करता, जल में H पॉजिटिव आयन देता है, बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी सही नहीं है, इसीलिए हमारा सही उत्तर है कि अमल एक ऐसा पदार्थ है जो जल में H पॉजिटिव आयन देता है। आप सबको समझ में आ गया होगा। अब बात करें अमल और अक्षारक की स्ट्रेंथ की। हमें कैसे पता चलता है, यानी कोई अमल अगर प्रबल है तो वो उतने ही H पॉजिटिव आयन देगा, कोई अक्षार अगर प्रबल है तो वो उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन देगा। अगर हाइड्रोजन आयन की जो नंबर है वो अगर कम हो जाते हैं, इसका मतलब वो दुर्बल आयन है। अगर कोई अक्षार कम हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो वो दुर्बल अक्षार है। यानी कोई भी अमल या अक्षार जल में घुलने पर जितने H पॉजिटिव आयन देता है, जितने हाइड्रोक्साइड आयन अक्षारक देता है, वह उसकी प्रबलता के बारे में बताते हैं। यहाँ से एक बात साफ होती है कि नंबर ऑफ H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन आपको किसके बारे में बताते हैं, अमल एवं अक्षार की प्रबलता के बारे में। पर आमतौर पर हमारे पास एक ऐसी स्केल होनी चाहिए जिससे हम पता कर सके कि कौन सा अमल प्रबल है या दुर्बल है, कि कौन सा अक्षारक प्रबल है या दुर्बल है। हमारे पास एक ऐसी स्केल है जिसका नाम है पीएच स्केल। पीएच स्केल में P की फुल फॉर्म है पावर, H का मतलब है हाइड्रोजन,
यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। जो जल में घुलने पर जितने हाइड्रोजन देता है वो उतना ही प्रबल अम्ल है। अब यहाँ पर देखिए आप, इस स्केल में 1 से 14 तक नंबर होते हैं। 7 नंबर पर उदासीन, 7 से कम जाते हैं यानी 1 तक जाते हैं। 7 से 6 गए प्रबल अम्ल, 5 गए और ज़्यादा प्रबल, 4 गए और ज़्यादा, ऐसे प्रबलता क्या होती है, बढ़ती जाती है। जब हम 7 से 14 तक जाते हैं, इसी प्रकार से क्षारीयता भी प्रबल होती जाती है। अब हम इसी प्रकार से अपने आसपास के पदार्थ जिनका हमें पता है कि ये अम्लीय है या क्षारीय, उनका पता कर सकते हैं कि पीएच मान उनका कितना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने नींबू की स्लाइस ली, उस पर जब हमने पीएच पत्र लगाया तो देखिए उसका कलर ऐसा आता है। अब आप यहाँ से मिला सकते हैं देख के कि उसका कलर 5 में है या 6 में है या 7 में। मेरे हिसाब से 5 में है, तो मैं यहाँ पर इसका पीएच मान 5 लिखूँ। इसी प्रकार से आप अन्य अम्लों का भी पीएच मान निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर एक अक्षारीय का भी देखेंगे। हमने यहाँ पर एक साबुन ली है। साबुन का पीएच मान मापने के लिए हमने एक पीएच पत्र साबुन के संपर्क में लेकर आए। जब हम पीएच पत्र साबुन के संपर्क में लाए तो उसका रंग परिवर्तित होता है। देखिए कैसे, यहाँ पर हमने पीएच को जब इस पर लगाया तो इसका रंग परिवर्तित हो गया। इसको भी आप यहाँ पर दिए गए कलर चार्ट पर मैच करके देख सकते हैं कि इसका पीएच मान कितना है। इसी प्रकार से हम अन्य पदार्थों के बारे में भी जो हमारे आसपास में उपलब्ध हैं उनके बारे में भी पता कर सकते हैं कि उनका पीएच मान कितना है। जैसे कि आपने ये बोतल देखी होगी, लैब में मिलती है अमोनियम सॉल्यूशन। इस प्रकार की बोतल्स लैब में आसानी से मिल जाती हैं। आपने इन पर कभी चेतावनी संकेत देखे हैं? आपको चेतावनी संकेत किस प्रकार के होते हैं? चेतावनी संकेत होते हैं ऐसे ऐसे, इस प्रकार के चेतावनी संकेत मिलते हैं। जैसे कि आप पढ़ सकते हो, डेंजर एसिड, खतरनाक अम्ल, डेंजर खतरा, सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पर ये सल्फ्यूरिक अम्ल की बोतल से लिया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस बॉक्स में हाथ के ऊपर अम्ल की कुछ बूंदें गिर रही हैं और हमारा हाथ जल रहा है, यानी देखो खड्डे हो रहे हैं। उसके बाद कोई भी धातु की पत्ती या लकड़ी जिस पर अम्ल गिर रहा है वहाँ से वो खत्म होती जा रही है, यानी जलती जा रही है। इसका मतलब जो ये अम्ल है, ये कौन सा अम्ल है? सांद्र अम्ल। इसको हमें सावधानी से बरतना चाहिए। इसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं। इसके प्रयोग से हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। जैसे बच्चे इसको गिरा सकते हैं, अपने हाथ पर गिरा सकते हैं, कपड़ों पर गिरा सकते हैं। इसके लिए हमें एक प्रोसेस और पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है डाइल्यूशन या तनुकरण। डाइल्यूशन में हम सांद्र अम्ल में या अक्षार में पानी मिला देते हैं जिससे उसकी सांद्रता में कमी आ जाती है और उससे हमें यूज़ करना आसान हो जाता है। अब हम देखते हैं अम्ल को हम सांद्र कैसे कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर अचानक अम्ल में पानी डाल दें तो क्या हो सकता है? हमें कभी भी अम्ल में जल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अम्ल या अक्षार में जब हम जल डालते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा के कारण या तो बीकर टूट सकता है या यह अम्ल उछलकर बाहर आ सकता है, जिससे आपका हाथ जल सकता है, आपके कपड़े जल सकते हैं। इसके लिए हमें जल में अम्ल थोड़ा थोड़ा करके हिलाते हुए डालना चाहिए ताकि कम मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो। जैसे कि अब देखिए यहाँ पर हम हिलाते हुए जल में अम्ल डाल रहे हैं, इससे कम मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रकार के प्रोसेस को हम तनुकरण कहते हैं और यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इससे प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी आती है। अब एक कहोगे मैडम हमें तो ये बात समझ में आ नहीं रही है। चलिए इसको एक एक्टिविटी से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर अम्ल है। देखिए यहाँ पर अम्ल के आयनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मैं लाल रंग से दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए अम्ल के आयनों की संख्या आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये तनुकरण से पहले है। हम फिर बाद में जब इसका तनुकरण कर देते हैं तो हमारे पास क्या होता है? आयनों की संख्या में कमी आती है या बढ़ोतरी होती है? चलिए देखते हैं। हमारे पास तनुकरण के बाद देखिए हमारे पास जो अम्ल के आयन आते हैं वो बहुत कम आते हैं, यानी इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। हम जितना पानी मिलाते जाते हैं वो उतना ही दुर्बल अम्ल होता जाता है।
तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे दैनिक जीवन में पीएच की क्या वैल्यू। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने ही शरीर से। हमारी बॉडी का पीएच रेंज 7 से 7.6 तक होता है। ये एक बहुत ही नैरो रेंज है। अगर हमारी बॉडी का पीएच मान इस रेंज से जरा भी कम हो जाए या जरा भी ज़्यादा हो जाए तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग चेंज हो जाती है। हमारी बॉडी की ही नहीं, बहुत सारे प्लांट्स की, एनिमल्स की, सभी की फंक्शनिंग पर फर्क पड़ता है। देखिए कैसे। नदियों में अगर पीएच का मान कम हो जाए तो उसमें रहने वाली मछलियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो हमारा सवाल है कि पीएच मान कम कैसे हो जाए। ये होता है अम्लीय वर्षा के कारण। अम्लीय वर्षा में क्या होता है कि बरसात के पानी के साथ अम्ल मिल जाते हैं और उस पानी को अम्लीय कर देते हैं। जब यह पानी झील, नदी, तालाब में मिलता है तो वहाँ का पीएच कम हो जाता है और वहाँ पर मछलियों को या रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उन सब का रहना मुश्किल हो जाता है। और इस प्रकार से हम पीएच मान इसका माप सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास और उदाहरण है, जैसे कि आपने देखा होगा कि ताजमहल का रंग थोड़ा थोड़ा पीला होता जा रहा है। ताजमहल तो दुनिया के 8 अजूबों में से एक है। यह तो संगमरमर से बना हुआ है। इसका रंग क्यों पीला होता जा रहा है? इसका रंग भी अम्लीय वर्षा के कारण पीला होता जा रहा है। अब आपको मैडम मिनट में क्या देती है? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या है? अम्लीय वर्षा तो आइए देखते हैं क्या है अम्लीय वर्षा। जब फैक्ट्रियों से निकलता हुआ धुआं, जैसे ये आप देख रहे हैं ये धुआं, इस धुएं के अंदर होती है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत सारी विषैली गैसें। जब ये गैसें पानी के संपर्क में आती हैं, बरसात के संपर्क में आती हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल जैसे बहुत सारे अम्ल उत्पन्न करती हैं। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल संगमरमर के पत्थर के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है और उसके रंग में परिवर्तन कर देता है। इसी प्रकार से बात करें खेत की या बगीचे की मिट्टी की, कई बार हमारे पौधे सूख जाते हैं जबकि हम उन्हें समय पर पानी देते हैं या समय पर खाद देते हैं। बिना पता करे कि मिट्टी को क्या चाहिए आप उसमें कुछ भी नहीं मिला सकते। जैसे कि हम मिट्टी की पीएच का पता करेंगे। मिट्टी की पीएच क्या है? मिट्टी की पीएच भी 5.5 से 7 की रेंज में काम करती है। मिट्टी की पीएच को मापने के लिए एक यंत्र है। जब मिट्टी की पीएच 5 से कम हो जाती है तो वह मिट्टी अम्लीय हो जाती है। उसके उपचार के लिए हमें उसमें अक्षारीय पदार्थ मिलाना पड़ता है। जब मिट्टी की पीएच 7 से ज़्यादा हो जाती है तो वह अक्षारीय हो जाती है और उसमें अम्लीय फर्टिलाइज़र मिलाना पड़ता है। तो जब मिट्टी अक्षारीय हो जाती है तब हम क्या मिला सकते हैं ये आप सोचेंगे। और जब मिट्टी अम्लीय हो जाती है तो मैं आपको बता देती हूँ, चूने का पानी या चूना मिला देते हैं। जैसा कि हमने कल ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था कि चूना कैसा पदार्थ होता है? अक्षारीय होता है। और अम्लीयता को कम करने के लिए हमें क्षारीय चाहिए और अक्षारीयता को कम करने के लिए हमें अम्लीय फर्टिलाइजर्स चाहिए। अब आप बताएंगे कि क्या होता है जब हमारे दांतों पर भी पीएच मान कम हो जाता है। कैसे होगा पीएच मान कम? हमारे मुंह का भी पीएच मान होता है, बिल्कुल होता है। हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 होता है क्योंकि हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। तो 5.5 हमारे मुंह का पीएच मान होता है। जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया हमारे मुंह में बचे हुए खाने का जो भी एक आधा टुकड़ा रह जाता है उसका निम्नीकरण करके और ज़्यादा अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारे दांतों का इनेमल जो कि कैल्शियम फॉस्फेट है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये एक बहुत कठोर पदार्थ होता है। यह कभी पानी में नहीं घुलता, पर जब मुंह में अम्लीयता की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो यह गलना शुरू हो जाता है और आपके दांत इस प्रकार से खराब होने शुरू हो जाते हैं।
अब मुंह में अम्लता की मात्रा बढ़ गई, दांत खराब हो गए, तो इसका उपचार क्या है कि हमें कोई अक्षारीय दंत मंजन करना चाहिए। अक्षारीय दंत मंजन हमें 2 बार प्रयोग करना चाहिए, सुबह और शाम, या खाना खाने के बाद मुंह अच्छे से धोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए ताकि कोई अवशेष ना रहे। और अपने दांतों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये दांत हमें ज़िंदगी भर चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि हमें ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए क्योंकि उससे अम्लता की मात्रा ज़्यादा उत्पन्न होती है। तो देखिए फिर डॉक्टर किस हिसाब से आपके दांतों के साथ उपचार करेगा ताकि आपके दांतों का कीड़ा जिसको आप बोलते हो, और हमारे हिसाब से वो क्या है कि हमारे दांत सड़ने शुरू हो जाते हैं ज़्यादा अम्लता के प्रभाव में आने के बाद। क्या आपने कभी महसूस किया है जब मधुमक्खी डंक मारती है तो क्या होता है? उससे हमें दर्द और जलन का महसूस होती है। दर्द और जलन क्यों होती है? क्योंकि मधुमक्खी हमारे शरीर में अम्ल छोड़ती है जिसका पीएच मान 5.5 से कम होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था हमारी बॉडी की जो रेंज है 7 to 7.6, अगर उससे पीएच मान थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो जाए तो फंक्शनिंग गड़बड़ा जाती है, तो हमें दर्द का अनुभव होता है और हमें सूजन भी हो जाती है। इसका उपचार करने के लिए हम कोई भी अक्षारीय पदार्थ ले सकते हैं, जैसे बेकिंग सोडा ले सकते हैं या और कोई अमल ले सकते हैं। जब आपको ततैया काटते हैं, ततैया भी तो काटते हैं ना, एक पीली पीली सी भीड़ड़ होती है। जब ततैया काटता है तो घर वाले कहते हैं कि नींबू का अचार लगा लो, खट्टी चीज़ लगा लो। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि ततैया हमारी बॉडी में अक्षार छोड़ता है। अक्षार की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ने के बाद फिर हमारी बॉडी की फंक्शनिंग गड़बड़ा जाती है, और अक्षार को कम करने के लिए हम अमल का प्रयोग करते हैं, जैसे नींबू का अचार हो गया, आम का अचार हो गया, या और भी कोई खट्टी चीज़ जिससे कि हम इस प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो हमने एक बार जितना पढ़ा है उसके बारे में देखते हैं। मधुमक्खी का डंक फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है जिसको हम बेकिंग सोडा से ठीक कर सकते हैं। चींटी का डंक फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है, बेकिंग सोडा से ठीक कर सकते हैं। ततैया का डंक क्षार छोड़ता है जिसे हम सिरका से ठीक कर सकते हैं। नेटल का पौधा, इसके पत्तियों में छोटे छोटे कांटे होते हैं जो हमारी बॉडी के टच होते ही उसमें मेथेनोइक अम्ल छोड़ देते हैं। साथ में डाक के पत्ते का रस अगर हम उस पर लगाते हैं तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ ये टेबल आप सब याद करेंगे। और एक बार दोहराई करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने अम्ल में H पॉजिटिव और अक्षारक में OH नेगेटिव आयन होता है ये पढ़ा है। पानी में सांद्र अम्ल या अक्षारक को मिलाने की इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। पीएच स्केल के बारे में पढ़ा है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व पढ़ा, और एक मेन बात पढ़ी है कि सभी अक्षारक पानी में नहीं घुलते हैं। जो अक्षारक पानी में घुल जाते हैं हम उन्हें अक्षार कहते हैं। सभी अक्षार तो अक्षारक होते हैं पर सभी अक्षारक अक्षार नहीं होते हैं। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बात है, आप इसको नोट करें। और आज की क्लास के आधार पर आप ये गृह कार्य करेंगे। पेज नंबर 28 NCERT क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, और आप इस क्लास के आधार पर कुछ प्रश्नों को स्वयं हल कर सकते हैं, जैसे कि प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3। आगे के बिंदुओं को पढ़ने के लिए हम फिर मिलेंगे भाग 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद।